ओके, सो हमारा पहला कंसेप्ट क्या आया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से पहले आया हमारा सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। अभी देखो कैसे याद रखते हैं, अगर सीटेट ओटेट के लिए जब पढ़ाई करते हो ना, तो कैसे ही पढ़ना है। तो पहला है हमारा, एक कॉपी लेना, व्हाइट पेज, पूरा रूलिंग पेज मत करना। रूलिंग पेज में कभी भी चार्ट फॉर्मेट नहीं बनता है, उसमें सारा कुछ लाइंस इधर उधर हो जाते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम दी SEC, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, ये सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन है। दैट मीन्स सेकेंडरी लेवल पे जो होगा, तो 8 क्लास के बाद से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 8 9 10 11 12, सो 8 के बाद का, ठीक है। तो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन आया, कब आया? 1952 टू 53, ये आ गया। इतना याद हो गया, एक एक मार्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हो गया सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के बाद। कुछ सालों बाद, ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं कि 10 साल, नियर अबाउट 10 से 11 साल, ठीक है, आफ्टर 10 to 11 years, सो कौन आया? इंडियन एजुकेशन कमीशन। इंडियन एजुकेशन कमीशन, जो इंडिया के एजुकेशन, होल टोटल एजुकेशन के ऊपर बात चल रहा था। तो DS कोठारी आए थे, ठीक है, DS कोठारी। सेकेंडरी एजुकेशन किसने किया था? अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ किसने? मुदालियर। मुदालियर, ठीक है, मुदालियर कमीशन भी बोलते हैं। अभी देखो एक चीज मैं बताती हूँ, ये वर्ड सुना है कि नहीं? ये क्या हो जाएगा बताओ? क्या हो जाएगा? UEC, बोलो, जानते हो आप लोग? इंडियन एजुकेशन कमीशन, सेकेंडरी एजुकेशन एजुकेशन कमीशन, ये तो एजुकेशन कमीशन है। यू फॉर क्या हो सकता है? यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। अभी बोलो यूनिवर्सिटी। अच्छा, क्या बोल रहे हो आप? एनी प्रॉब्लम? ओके। हाँ, मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो इंडियन एजुकेशन कमीशन, मैं बता दे रही हूँ, कंपेयर कर दे रही हूँ, एंड ये हो गया यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। इसका बस एक ही लाइन याद रखिए कि ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के चेयरमैनशिप में हो गया था, ठीक है, उसको छोड़ते हैं। इंडियन एजुकेशन कमीशन आपके बुक में है, जो कि हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी। दैट इज ऑल्सो नोन एज कोठारी कमीशन, बिकॉज इसका जो चेयरमैन था वो DS कोठारी है। तो कोठारी कमीशन ये आया आपका 1964 टू 66 में, मतलब 1964 में आए हमारे DS कोठारी, एंड उन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट किया कमीशन के थ्रू, दैट इज 66 में। तो ये हो गया। अभी देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्यों मैं यहाँ पे बेस लगा रही हूँ, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। ये लाइन जानते हो आप लोग? 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला क्या होता है? भाषाओं में आप 3 भाषाएं यूज करेंगे, मतलब लैंग्वेज में हम 3 लैंग्वेजेस यूज करेंगे। सो वो हो गया आपका हिंदी, इंग्लिश एंड जो भी रीजनल लैंग्वेज होगा, ये हो गया। एंड उसके साथ इंडियन एजुकेशन कमीशन ने बोला 10+2+3 सिस्टम ऑफ एजुकेशन। तो एजुकेशनल स्ट्रक्चर कैसा था? 10+2+3 सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे बोला गया बच्चों को, जब बच्चे सेकेंडरी सिस्टम में जाएंगे और सेकेंडरी एजुकेशन जब लेंगे, तब उनके साथ वोकेशनल एजुकेशन भी होगा। अभी बोलो, ये अननेसेसरी पॉइंट्स नहीं बता रही हूँ, सारा कंपैरिजन करके बता रही हूँ, ठीक है। सो सेकेंडरी एजुकेशन में वोकेशनल एजुकेशन करवाया जाएगा। यहाँ पे कोई भी प्राइमरी क्लास से वोकेशनल एजुकेशन का पॉइंट मेंशन नहीं था। ओके, क्लियर हो गया है? अभी देखो, IEC गया, UEC तो मतलब क्या था? पूरा UEC में संस्कृत में पढ़ाई होता था एंड इंग्लिश में पढ़ाई होता था, मदर टंग नहीं यूज होता था। तो मीडिया ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या था? हमारा संस्कृत था एंड आपका इंग्लिश था। तो वो तो आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के अंडर चेयरमैनशिप में हो गया। प्लस यहाँ पे रिसर्च वर्क चलता था। मतलब यूनिवर्सिटी एजुकेशन क्यों रखा गया? कि बच्चों को साइंस, टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च वर्क में इन्वॉल्व करने के लिए। हो गया। अभी ये बोलता है कि ये तो 3 चले गए। अभी हमारा मेन पॉइंट आ गया कि तब हमारा NPE का रोल क्या है। NPE क्या किया? NPE बोल लो और NEP बोल लो, मैं बार बार बोल रही हूँ, ठीक है। NPE बोल लो या NEP बोल लो, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन और नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी। तो स्टार्टिंग विद द 1968, तो मैंने बोला 1968 में हमने क्या किया? टोटल हम पूरे साल में या पूरे एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या चेंजेस करेंगे, उसका अनाउंसमेंट हमने किया। जैसे हो जाता है ना, इस दिन से हम एक प्रोग्राम कंडक्ट करने वाले हैं, सो मैंने आज से इसका अनाउंसमेंट कर दिया कि ये चैनल पे ये प्रोग्राम आएगा इतने टाइम से इतना टाइम तक। तो वैसे ही मतलब होल टोटल करिकुलम में क्या क्या करना है, किस पॉइंट पे ध्यान देना है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा, एजुकेशन कैसे देंगे, कैसे फीस मिलेगा, नॉमिनल जो फीस होता है टीचर्स को देना है, टीचर एजुकेशन जो देना है, सारे चीज़ों के ऊपर बात किया गया। किसमें? 1968 पे। कि 1968 के ठीक
कितने नियर अबाउट 18 साल, है ना, 15 टू 18 ईयर्स के अंदर ये प्लानिंग बनाया गया कि और एक पॉलिसी आएगा जिसमें होल टोटल एजुकेशन सिस्टम को हम रिफॉर्म करेंगे। तो 1968 फाउंडेशनल नीति नहीं है, फाउंडेशनल पॉलिसी नहीं है, वो सिर्फ अनाउंस किया था। ठीक है, याद रहा। अभी देखो एनईपी का 1968 चला गया, आपने क्या पढ़ा, 1986 पढ़ा, 86 पढ़ा। तो 1986 ने बहुत सारे पॉइंट्स बताए, जैसे कि ईसीसीई बताया, ईसीसीई बताया, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, रिसर्च, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जिसको हम शॉर्टकट बोलते हैं ओपीबी, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। देन टॉयलेट ब्लॉक्स का बना, फीमेल एजुकेटर्स आए, बेसिक एजुकेशन और बेसिक ट्रेनिंग मिला टीचर्स को, फीस के बारे में बताया गया। एंड उस टाइम पे फीस को हम क्या बोलते थे, जब अच्छा फीस मिलता है ना तो उसको हैंडसम सैलरी बोला जाता है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे सैलरी को हमने थोड़ा सा रिस्पेक्ट दिया तो हैंडसम सैलरी हो गया। अभी उसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इंप्रूवमेंट होगा, प्लस हम मैथमेटिक्स को थोड़ा सा वैल्यू दे रहे बिकॉज लॉजिकल एंड रीजनिंग, जो लॉजिकल रीजनिंग करते हैं वो हमारा डेवलप करना, तर्क लगाना। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स में हमने बात किया 1986 में, सो दैट इट इज आल्सो नोन एज फाउंडेशनल, फाउंडेशनल पॉलिसी। क्या बोलते हो 1986 को, फाउंडेशनल पॉलिसी। ये क्वेश्चन है जो कि सीटेट के क्वेश्चन में मतलब आ ही जाता है बार बार। एंड अभी सीटेट का जो एग्जाम चल रहा है, कुछ कुछ न्यू क्वेश्चंस आ रहे हैं जो कि आपके बुक में और सिलेबस में अपडेट नहीं हुआ है, तो उस पे भी हम लोग डिस्कशन बाद में करेंगे। तो ये पहला चीज है फाउंडेशनल पॉलिसी, फाउंडेशनल पॉलिसी। तो फाउंडेशनल पॉलिसी के बाद कुछ कुछ तो प्रॉब्लम रह गया, क्योंकि इतना फंड्स नहीं आए, जो ग्रांट नहीं किया गया। अभी बोलो इतनी जो प्रॉब्लम हुए कि फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिला, कुछ नहीं बना, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना, स्कूल्स नहीं बन सके, फंड्स प्रॉपर अमाउंट में फंड नहीं आया, जिस वजह से स्कूल्स प्रॉपर नहीं बन पाए, टॉयलेट ब्लॉक्स नहीं बन पाए, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो गए, एंड प्लस एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन में भी इश्यूज आए। तो इस इश्यूज को सॉल्व करने के लिए कौन आया फिर, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1992, दैट इज द रिवाइज्ड नेशनल पॉलिसी। इसको हम क्या बोलते हैं, रिवाइज्ड नेशनल पॉलिसी, और इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोग्राम ऑफ एक्शन, प्रोग्राम ऑफ एक्शन। ठीक है, पावर ऑफ एक्शन नहीं बोलना है, प्रोग्राम ऑफ एक्शन। तो पीओए देख लिया या 1992 देख लिया, तो एक ही आंसर है, एक ही आंसर है। एंड ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, जिनको याद नहीं रहा तो आपको मैं बता दूं कि एनपी 1986 का जितने पॉइंट्स हैं सब कुछ यहाँ पे सेम था, बस थोड़ा बहुत स्कीम्स ऐड हुए हैं, जस्ट लाइक मिड डे मील का स्कीम आया, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय आ गए, और स्कूल्स को डेवलप किया गया है, इतना ही है। सो आपको अगर कंसेप्ट पूछा जाए तो 1986 का जो जो रिकमेंडेशंस था, पॉइंट्स था, सब आप ऐड कर सकते हो 1992 में, बाकी थोड़ा सा एक्स्ट्रा लास्ट में ऐड कर देना, हो जाएगा आंसर। अभी देखो इतना सब तो हो गया, 1992 तक हम आ गए। 1992 के बाद डायरेक्टली हम मिले हैं कब, एनईपी 2020 से, एनईपी 2020 से। एंड एनईपी 2020 कैसे आया, क्या आया वो देखेंगे। द यूनियन कैबिनेट approved the national educational policy in July 2020। जुलाई 2020 में यूनियन कैबिनेट ने, याद रखने का पॉइंट बता रही हूँ, यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इन जुलाई 2020। तो जुलाई 2020 में यूनियन कैबिनेट ने इसको अप्रूव्ड किया। ठीक है, द पॉलिसी विल यूजर इन स्वीपिंग चेंजेस टू द एजुकेशन पॉलिसी ऑफ द कंट्री। तो ये ऐसा चीज था, जितने भी एजुकेशन पॉलिसी चल रहे थे इससे पहले, जो भी चेंजेस नीड था बट धीरे धीरे चल रहा था, उस सारे चीजों को ये कंप्लीटली मॉडिफाई करने के लिए आ गया। मतलब देखो, आप जब घर पे बहुत सारे गंदगी होता है तो आप साफ करने के लिए क्या करते हो, झाड़ू मारते हो ना, तो ये पूरा एक झाड़ू जैसा है जो कि क्लीन करके जा रहा है, सारे चीजों को मॉडिफाई करके जा रहा है। ठीक है, इंक्लूडिंग रीनेमिंग ऑफ द मिनिस्ट्री ऑल्सो। तो पहले का मिनिस्ट्री था MHRD, MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। MHRD को इसने चेंज कर दिया, अभी का है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और एजुकेशन मिनिस्ट्री। अभी क्या है, एजुकेशन मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया। आपको नाम भी पता है, कौन है, धर्मेंद्र प्रधान जी। चलो अभी हम अंदर जाएंगे। तो एजुकेशन पॉलिसी, ये थोड़ा सा इंट्रो मैंने दे दिया। अभी देखो एजुकेशन पॉलिसी जो ये आया 2020, एक कमेटी है, फिर से पॉलिसी बनेगा मतलब एक तो ऑर्गेनाइजेशन या कमेटी होगा ही ना। तो इस कमेटी का चेयरमैनशिप किसने लिया था, तो डॉक्टर
के कस्तूरीरंगन। बार बार पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस, बार बार आते हैं सीटेट में ओटेट में। पढ़ना है तो मन लगा के पढ़ना, जो जो पॉइंट्स बता रही हूँ, जहाँ पे मार्क कर रही हूँ उसको पढ़ के रखो, शॉर्टकट वे में लिख के रखो, एक पेज में थोड़ा थोड़ा करके लिख के रखो। जैसे कॉलेज में पढ़ते थे ना, कॉलेज के टाइम पे क्या था, अगर कोई टीचर पूरा एक लेक्चर दे रहा तो उसमें से पॉइंट आप ढूंढ ढूंढ के अपने पॉइंट्स को लिखते थे, वैसे ही लिख के रखो जैसे फ्यूचर में याद रहे। ठीक है, काम पे आए। अभी तो आप पढ़ ही रहे हो। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट क्या बनाया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वही मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट एक कमिटी बनाया, जिसके चेयरमैनशिप किसने किसको दिया गया, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। तो उन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाया। एंड ये कमिटी कब कंस्टिट्यूट हुआ, जून 2017, जून 2017। सोच लो 2020 में एनईपी आएगा, उसके लिए 2017 से उन लोगों ने एक कमेटी बनाया। कितना टाइम लगा, 3 साल। पहले साल में उन्होंने टोटल क्या एजुकेशन सिस्टम में था, क्या क्या प्रॉब्लम हुआ, वो सब देखा। एंड लास्ट 2 इयर्स में एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म किया गया, उसके मिनिस्ट्री को रिफॉर्म किया गया, हर एक मेंबर्स को चेंज करके न्यू एनसीईआरटी, न्यू बुक्स, सब कुछ चेंज किया गया। ठीक है, एंड इसका जो रिपोर्ट था, इस कमिटी ने अपना रिपोर्ट कब दिया, मई 31 2019, मई 31 2019। ठीक है, कब दिया, किसने दिया और कब दिया, स्टार्टिंग हुआ 2017 जून से, एंडिंग हुआ मई 31 2019। एंड कस्तूरी रंगन इनके चेयरमैनशिप में थे। एंड ये कमिटी क्यों बना, देखो क्यों बना, अभी बोल रहे हैं कि नेशनल पॉलिसी एजुकेशन, व्हाट इज द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, क्या है, द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन कवर्स, क्या क्या मैंने बोला था कि ये प्राइमरी को भी कवर करता है प्लस सेकेंडरी को। तो यहाँ पे प्राइमरी मतलब 1 to 8 पूरा पकड़ लो, अभी प्राइमरी मतलब 1 to 5 होता है, बट यहाँ पे हम कंप्लीट कर रहे हैं इसलिए एलिमेंटरी बोल दिए। तो 1 to 8 एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन, देखो एलिमेंटरी के साथ साथ यहाँ पे हमने क्लासेस को भी एंटर करवा दिया कि नहीं, पूरा टोटल हम एलिमेंटरी सेकेंडरी भी लिख सकते हो, कवर्स एलिमेंटरी एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन। कहाँ पे देखना है, बोथ एरियाज में, दोनों एरियाज में देखना है। कहाँ पे, अर्बन में भी, रूरल में भी, गांव में भी देखना है, शहरों में भी देखना है। ठीक है, द वेरी फास्ट पॉलिसी फॉर एजुकेशन वाज प्रमुख, ये देखो प्रोमुलगेटेड। ठीक है, प्रोमुलगेटेड, बट प्रोमुलगेटेड कब हुआ, मतलब स्टार्टिंग कब आया, दैट इज 1968। मैं अभी इसलिए आपको स्टार्टिंग से पढ़ाई, समझने के लिए कि ये स्टार्ट हुआ था आपका 1968 से, जहाँ पे आपने एजेंडा बनाया, अनाउंसमेंट किया, वो सारा। बट सेकंड जब आया, द सेकंड वन इज द फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए। अभी देखो एक चीज मैंने फिर से आपको रिकॉल करवाया था, दैट इज ऑल अबाउट कोठारी कमीशन, राइट। आज के क्लास में पूरा मैं स्टार्टिंग यूनिट से पढ़ाई हूँ। स्टार्टिंग क्या था हमारा, दैट इज सेकेंडरी एजुकेशन, बट उसके बाद कौन सा था ईयर वाइज, दैट इज इंडियन एजुकेशन कमीशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इंडियन एजुकेशन कमीशन का नाम मैंने बहुत ज्यादा क्यों लिया, द फर्स्ट एनपीई, जो फर्स्ट एनपीई था वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, देखो क्योंकि 1968 में जो भी प्लानिंग किया गया वो कहाँ से आएगा, उसका तो कुछ बेस होना चाहिए ना। मैंने क्या बताया था, एक एजुकेशन पॉलिसी में कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए न्यू कमिटी और न्यू पॉलिसी नेक्स्ट आता है। तो देखो 1964 to 66 में जो आया, तो दैट इज आवर कोठारी कमीशन और इंडियन एजुकेशन कमीशन। इसके बाद ही कितने साल, 4 सालों के बाद ही हमारा क्या आ गया, 1968 आया, जिसने अनाउंस किया नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन न्यू आएगा। ठीक है, पूरे राष्ट्र के लिए। ठीक है, एंड किस पॉइंट पे ये आधारित था और बेस्ड था, दैट इज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द इंडियन एजुकेशन कमीशन। ठीक है, अभी देखो ये जो चेंजेस था ना एजुकेशन में, तो नॉर्मली आप लोग क्या बोलते हो, रिवोल्यूशन, विप्लव। ठीक है ना, तो इसको अगर थोड़ा सा चेंज करते हैं, रेडिकल रिकंस्ट्रक्टिंग ऑफ इंडिया और इंडियाज एजुकेशन सिस्टम। क्या बोला हमने, रेडिकल मतलब कंप्लीटली, मतलब जिसका हम बोलते हैं ना क्या बोलते हैं उसको, मेकओवर करना, टोटल मेकओवर। हाँ, मेकओवर करेंगे, मेकओवर करेंगे तो कंस्ट्रक्टिंग होगा, या फिर रिकंस्ट्रक्शन बोल सकते हो, या रिस्ट्रक्चरिंग बोल सकते हो, स्ट्रक्चर देना, पूरा चेंज कर देना उसके शेप एंड साइज को, या फिर उसमें जो भी पॉइंट्स हैं उसको चेंज करना, इंडियाज एजुकेशन सिस्टम। एंड और एक चीज क्या आया, आप लोगों को सबको क्या प्रॉब्लम होता है बताओ, सबको, हम लोगों को जो भी एजुकेटेड है उनको क्या प्रॉब्लम होता है पता है, एसटी, एससी, जनरल, ओबीसी, ये जो कास्ट सिस्टम है। अभी हम क्या चाहते हैं कि सबको इक्वलाइजेशन मिले,
इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, यही चाहते हैं ना। छोड़ दो कोटास, छोड़ दो, ये चार ग्रुप है सोच लो, एंड ग्रुप को क्या चाहिए ना, इक्वलाइजेशन चाहिए। मतलब यहाँ पे इंस्टेड ऑफ वी थिंकिंग दैट बॉयज एंड गर्ल्स आर नॉट एबल टू डू दिस जॉब, जैसे कि बॉयज को हम बोलते हैं कि तुम घर का काम नहीं कर सकते, गर्ल्स को हम बोलते हैं कि तुम बाहर नहीं जा सकते, जो इशू था पहले का। तो वो सारी चीजों में भी इक्वलाइजेशन, प्लस हैंडिकेप पर्सन को भी इक्वलाइजेशन, एंड एस टी एस सी जो भी माइनॉरिटीज ग्रुप्स हैं सबको इक्वलाइजेशन। तो इक्वलाइजेशन किसका, अपॉर्चुनिटीज का। किस अपॉर्चुनिटीज का, देखो इक्वलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन। एजुकेशन से हम किसी को भी निकाल नहीं सकते, ये सबके लिए है। एंड टू अकॉम्प्लिश नेशनल इंटीग्रेशन। नेशनल इंटीग्रेशन क्या है, सपोज सोच लो ये आपका इंडिया का कुछ भी, यहाँ पे मैप तो बना नहीं है अच्छे से, अभी देखो ऐसे मैप बनता है। हम इंडिया बना रहे हैं, ओके, मेरा अभी इंडिया बनेगा नहीं, ओके, जैसे बन रहा है, ओके ओके, ऐसा कुछ है ना, थोड़ा सा हमने बना लिया, ठीक है। सो एक साइड में हमारा आपका रहेगा जम्मू कश्मीर, तो आपका यूनियन टेरिटोरीज में आ गया, लेह लद्दाख, वो सब भी आ गए। तो ये जो पूरा एरिया देख लो, यहाँ पे सारे मतलब जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, सब कुछ अलग अलग है। आप बोलोगे मैम यहाँ पे पूरा 28 स्टेट्स हैं एंड 8 टेरिटोरीज हैं, ऐसा ऐसा बोलोगे। अभी इन चीज़ों को क्या करना है, इन राज्यों को हमें क्या करना है ना, जोड़ना है। जब आप पूरे नेशन को इक्वल थिंक करते हो, जोड़ते हो, तो दैट इज कॉल्ड नेशनल इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट करना, एक जगह पे आके जुड़ जाना, ठीक है। सारे स्टेट का कुछ कुछ अपना अलग अलग पॉइंट रहता है, पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, उनके मिनिस्ट्रीज अलग हैं, उनके जो भी एमएलएस एमपीज हैं उनका थिंकिंग ओपिनियन भी अलग है, बट सबको जोड़ते हुए एक पॉइंट पे ले आना। तो जब हमने एक पॉइंट का बात किया, तो दैट इज कॉल्ड नेशनल इंटीग्रेशन एंड बेटर इकोनॉमिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट। सब अगर मिलके काम करेंगे तो क्या होगा, इकोनॉमिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट होगा, ठीक है। सारे कल्चर्स को हम एक साथ मिला दे रहे हैं, जैसे ना एक चाय है, कहवा, ठीक है, कहवा, एक चाय का नाम है कहवा। तो ये कहाँ का है, ये कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का है, ठीक है। सो अभी यहाँ पे मतलब हर एक जगह पे यूज हो जाता है, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो पा रहा है। वैसे ही पश्मीना शॉल हो गया, भागलपुरी साड़ी, जामदानी बंगाल का है, उड़ीसा का जैसे संबलपुरी जो भी साड़ी है वो फेमस है, उड़ीसा का। बहुत सारी मिठाइयाँ भी हैं फेमस। देन पोचमपल्ली आपका तेलंगाना, कलमकारी है, आपका पठानी है, बहुत सारे, बांधनी है राजस्थान का। तो ये देखो ना, मतलब इतने सारे वेराइटीज हैं। वैसे कल्चर में भी वेराइटीज हैं, वैसे डांस फॉर्म में भी वेराइटीज हैं, लैंग्वेज में वेरिएशन है। तो सोचो सबको अगर जोड़ दे तो क्या हो जाएगा, सबके मिक्स होने से हमें उनके कल्चर के बारे में पता चलेगा, उनको हमारे कल्चर के बारे में पता चलेगा। तो दैट इज कॉल्ड नेशनल इंटीग्रेशन। एंड इसी से क्या होता है, कल्चरल डेवलपमेंट होता है, क्योंकि एक कल्चर को हम दूसरे कल्चर से जोड़ रहे हैं तो न्यू कल्चर भी आ सकता है। तो कल्चरल इंटीग्रेशन होता है, बेटर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। तो ये चीज था क्या, कि 1964 से 66 जो भी आपका इंडियन एजुकेशन कमीशन था उसके बेस्ट पे, तो हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बना सकते हैं क्या, स्टार्टिंग विथ 1964 टू 66। इनके रिकमेंडेशन पे कौन आया, 1968 आया। 1968 से कौन आएगा, फाउंडेशनल जो बैच है वो आएगा। तो आपका फाउंडेशनल कौन है, देख लो, अभी फाउंडेशन कौन दे रहा है, वेट, 1986 देगा फाउंडेशन, ठीक है। कौन देगा, 1986। अभी मार्कर काम नहीं कर रहा है, मैं बता दे रही हूँ बस आपको कि ये क्या हो जाएगा, चल गया 1986। 1986 से कौन जाएगा, थोड़ा सा चेंजेस करना है तो 1992। 1992 से कौन जाएगा, 2020, ठीक है। कमिंग टाइम में जो आ रहा है, तो ये है पूरा इसका स्ट्रक्चर कि कहाँ से क्या आया। ये है हमारा फाउंडेशनल, ये है रिवाइज्ड वन, ये पूरा न्यू वाला जो कि रेडिकल रिस्ट्रक्चरिंग कर रहा है एजुकेशन सिस्टम में, पूरा ही चेंजेस ला रहा है। बोल सकते हो रिवोल्यूशनरी, मतलब विप्लवी, पूरा ही हमारा चेंजेस लेके आया। 1968 हम बोल सकते हैं कि हमने सिर्फ न्यू रखा जहाँ पे हमने अनाउंसमेंट किया। एंड ये हमारा इंडियन एजुकेशन कमीशन है जो कि मतलब ट्राई किया था एवरी लेवल के लिए, बट उसमें भी प्रॉब्लम था। अभी देखो, एनपीई ऑल्सो कॉल्ड, क्या बोल सकते हैं इसको ना, फॉर रियलाइजिंग कंपल्सरी एजुकेशन फॉर एवरी चाइल्ड until the age of 14 and as mentioned in the Indian Constitution। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ आर्टिकल्स का नाम बताती हूँ, जैसे कि आर्टिकल नंबर 21A उसका क्लॉज है, एंड 45 आर्टिकल नंबर 45, एंड अमेंडमेंट एक्ट हो रहा है आपका 86
अमेंडमेंट एक्ट, ये सारे जो है ना अध्याय हो गए, आर्टिकल्स हो गए, धारा, आर्टिकल्स मीन धारा, तो ये सारे धाराओं के ऊपर निर्भर करता है कि हमारा आया था राइट टू एजुकेशन एक्ट। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या है, इसका फुल फॉर्म जानते हो? राइट टू एजुकेशन एक्ट, ये राइट टू कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन टू ऑल, ठीक है, राइट टू कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन टू ऑल, ये राइट टू एजुकेशन हम शॉर्टकट में बोलते हैं, बट इसका फुल फॉर्म है राइट टू एजुकेशन कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन टू ऑल 2009 टू 2010, बिकॉज अप्रैल 2010 में ये आया, ठीक है, बट इसके ऊपर वर्क चल रहा था 2009 से। सो ये भी एक पॉइंट आया, क्योंकि देखो एनपी 2020 कब आया है, एनपी 2020 आपका 2020 में आया, 2020 तो लिखा गया है, तो उससे पहले तो आरटीई आ गया ना 2009 टू 10। सो 2009 टू 10 जब हो गया, दैट मीन सोच लो इसके भी कुछ कुछ पॉइंट्स तो इसमें आ जाएंगे, है ना, इसीलिए इसका नाम थोड़ा सा चेंज किया गया एंड लिखा गया फॉर रियलाइजिंग, हम सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि अभी जरूरत है, क्या जरूरत है, फ्री कंपल्सरी एजुकेशन सारे बच्चों के लिए, फ्री अगर नहीं भी हो, कंपल्सरी एजुकेशन तो सबके लिए चाहिए, कब तक के लिए, मिनिमम 14 ईयर्स के एज तक, जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में लिखा गया है, ठीक है। इट इज ऑल्सो एम्ड एट, क्या एम है इसका, एनहांस्ड, मैंने बार बार बोला कि हमारा जो सेकेंडरी एजुकेशन है आफ्टर वर्धा स्कीम और नई तालीम का जो कंसेप्ट गया ना महात्मा गांधी जी का, वहां से मेंशन किया गया कि वोकेशनल एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, महात्मा गांधी जी ने सिर्फ वोकेशनल पे ध्यान दिया एंड 2 घंटे का पढ़ाई रखा, ठीक है, इसके वजह से एजुकेशन सिस्टम धीरे धीरे डेवलप नहीं हो पाया, ओनली वोकेशनल वोकेशनल वहां पे बताया गया, ठीक है। बट सेकेंडरी एजुकेशन जब आया कि बच्चों को आगे भी पढ़ना है प्लस ट्रेनिंग भी लेना है, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज करने हैं जिससे उनका अर्निंग हो, दैट मीन्स लर्निंग विद अर्निंग, लर्निंग विद अर्निंग। तो अभी इसके बाद जब इंडियन एजुकेशन कमीशन आया, वहां पे भी वोकेशनल एजुकेशन पे हमने ध्यान दिया, बट वो था सेकेंडरी एजुकेशन के साथ। बट यहाँ पे देखो इसमें भी सेम पॉइंट लिखा गया, क्या है, इट ऑल्सो एम्ड एट, ये क्या प्रोवाइड करना चाहता है ना, हम ऐसे एनहांस ट्रेनिंग एंड इम्प्रूविंग टीचर्स क्वालिफिकेशन, मतलब हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, मतलब क्या है, सारे बच्चों को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं प्लस टीचर्स को भी दे रहे हैं, टीचर्स को क्यों दे रहे हैं ना, हम क्वालिटी, क्वालिटी टीचर्स का जो क्वालिटी है उसको डेवलप करवाना चाहते हैं। देखो अभी स्टेट स्कूल एजुकेशन इन इंडिया, ये बात का कंसेप्ट है, बिकॉज ये बहुत बच्चों के लिए था एंड ये सीटेट के बेस था, इसलिए ये लाइन लिखी हूँ, तो इसको मत लिखना, छोड़ देना। देखो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या बोलता है, यहां तक समझ गए पूरा, कंप्लीट क्लियर हो, इतना ज्यादा टाइम लेके पढ़ा रही हूँ, कंप्लीट क्लियर है, ये सुन नो फटाफट बोलो, ओके चलो। अभी देखो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी किसने किया, हमारे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, तो इसको हम कौन सा कमेटी बोलेंगे, उनके नाम के हिसाब से, जिनका नाम है उनका कमेटी बोल लो, कस्तूरी सॉरी कस्तूरी रंगन कमेटी, कस्तूरी कमेटी हो गया मेरा, कस्तूरी रंगन कमेटी, तो उनके कमेटी ने सबमिट किया एक एजुकेशन पॉलिसी, जो किस पे ध्यान दे रहा है, फर्स्ट वन क्वालिटी, क्वालिटी पे ध्यान देगा। तो अभी देखो क्वालिटी इंप्रूवमेंट करना चाहिए, क्वालिटी के बाद क्या होना चाहिए, देखो मैं शॉर्टकट बता रही हूँ, क्वालिटी, देन अफोर्डेबिलिटी, इक्विटी, एक्सेस, अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, ये सीक्वेंस में ही रहेगा, ये सीक्वेंस में ही रहेगा, ठीक है, शॉर्टकट लिख के रख लो, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, ध्यान देने का बात है, क्यू फॉर क्वालिटी, एजुकेशन में क्वालिटी चेंजेस करना है, बच्चों को क्वालिटेटिव एजुकेशन देना है। देखो आपको मैं एजुकेशन दे दूं, ऐसे तो पढ़ाना सबको आता है, आप भी मुझे पढ़ा दो, है ना, बट क्या होता ना, जब हम स्कूल में पढ़ते थे सारे टीचर्स हमारे फेवरेट नहीं होते थे, कुछ कुछ टीचर्स ही हमारे फेवरेट होते थे, बेस्ट टीचर्स, क्यों, जो हमें नीड होता है उन टीचर से हमें मिल जाता है, इसलिए वो हमारे फेवरेट होते थे, वो एक रोल मॉडल जैसे बनते थे। तो सोचो एजुकेशन सिस्टम में भी अगर एजुकेशन दे रहे हो तो प्रॉपर क्वालिटी के साथ दो, जैसे कि आप कपड़े खरीदते हो तो क्वालिटी मेंटेन करते हो ना, अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करना है तो क्वालिटी भी मेंटेन करते हो, लॉन्ग लास्टिंग जाए, क्वालिटी अच्छा हो, फैब्रिक अच्छा हो, ऐसा सोचते हो, खाने की में भी वही देखते हो, तो एजुकेशन में हमने ध्यान दिया क्वालिटी का। अभी क्वालिटी से स्ट्रेंथन बढ़ेगा, हमारा स्ट्रेंथ बढ़ेगा, टीचर्स ट्रेनिंग, क्वालिटी देख रहे हो मतलब टीचर्स ट्रेनिंग मस्ट आएंगे, ट्रेनिंग इन सर्विस एंड एक्स सर्विस, मतलब सर्विस के दौरान एंड सर्विस के बाद भी, ऐसा भी, और हम बोल सकते हैं प्री सर्विस ट्रेनिंग भी मिलता है, जैसे आप लोग अभी प्री सर्विस ट्रेनिंग में हो, सर्विस से पहले बी ट्रेनिंग कर रहे हो, इन सर्विस सर्विस के दौरान अगर ट्रेनिंग लोगे, आफ्टर सर्विस जो कि आप दूसरों को सर्विस देने के लिए करते हो, थोड़ा बहुत अपडेटिंग करने के लिए होता है, क्या है आपका सर्विस तो खत्म हो गया, बट सम टाइम क्या होता है ना, खुद को भी अपडेट करना पड़ता है, ई
आज के टाइम पे नीड पड़ रहा है कि अगर प्रॉपर वे से हम ये नहीं देते, क्या नहीं देते, लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं देते, तो उस एम्प्लॉयमेंट का जगह तो ब्लैंक है ना, बिकॉज रिटायरमेंट हो गया है। तो रिटायरमेंट के बाद भी कुछ लोग आके खुद को अपडेट करवा के वहाँ पे कर सकते हैं, जैसे पार्ट टाइम जॉब या फिर 1 ईयर 2 ईयर्स के लिए ये चलता है। तो ये क्वालिटी के ऊपर है, एजुकेशन में क्वालिटेटिव एजुकेशन होगा उसके लिए क्या क्या चाहिए। अभी देखो ए, एफोर्डेबिलिटी। आप कौन सी चीज को एफोर्ड कर सकते हो, जैसे कि मैं इजीली कुछ भी चीजें खरीद लूँ। मैं अंबानी की तो बेटी नहीं हूँ, ना ही मैं कोई फिल्म स्टार हूँ, ना ही मैं एक रिच फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो हमें क्या चाहिए, ऐसा एजुकेशन सिस्टम जहाँ पे रिच से पुअर तक जितने भी हैं, इवन इफ द हैंडीकैप पर्सन वन, वो सारे लोग इसके अंदर इजीली पढ़ सके, एफोर्ड कर सके। ठीक है। इक्विटी बाय लॉ। इक्विटी मतलब जस्टिस बाय लॉ। बाय लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस में सबके लिए एजुकेशन है, तो सबको मिलना चाहिए। एंड सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो एजुकेशन एक रिसोर्स जैसा है उसको यूज कर, एक्सेस अच्छे से हम उसको ले पा रहे कि नहीं, यूज कर पा रहे हो कि नहीं, इतना। अकाउंटेबिलिटी, जब आप किसी चीज को, रिसोर्सेस को लेने के बाद उसको यूज करते हो, उसका अप्लाई करते हो एंड उससे बेनिफिशियल होते हो, तो दैट इज कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी। हाँ, मैंने इस पॉइंट को पढ़ा था, इस पॉइंट को मैंने यहाँ पे लगाया एंड उसी अकाउंट मुझे कुछ मिला है। ठीक है। अभी देखो डिटेल जाएंगे तो याद रहा, क्यू ए ई ए ए, क्यू ए ई ए ए। मेरे हिसाब से तो मैं याद रख लूँ तो ये ऐसा बन जाता कुछ, क्यू ई ए क्यू, क्यू ई ए क्यू, याद रखने के लिए। ठीक है, सीक्वेंस याद रखोगे। अभी देखो नेक्स्ट चलते हैं। सो द पॉलिसी प्रोवाइड्स क्या है, ये बोला गया कि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। सोचो, पूरे राष्ट्र में, कंट्री में टोटल एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना है, तो दैट मीन्स ये ऑल सेक्टर में वर्क करेगा कि नहीं। दैट मीन्स प्राइमरी, सेकेंडरी, यूनिवर्सिटी, कॉलेज लेवल, एवरी पॉइंट पे ये वर्क करेगा। तो यहाँ पे वही मेंशन हुआ, द पॉलिसी प्रोवाइड्स for reforms at all levels of education from school to higher education। ठीक है, स्कूल से लेके हायर एजुकेशन तक सबको चेंज करना। रिफॉर्म मतलब देखो, फॉर्म में रहना, एक स्ट्रक्चर में रहना। ठीक है, फॉर्म मतलब एक स्ट्रक्चर में रहना, रिफॉर्म बोल दिया गया मतलब उसी स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करना, मॉडिफाई करके उसको फिर से अच्छा बना देना, है ना। अभी देखो एनईपी क्या एम करता है, कि हमें क्या करना है, टीचर्स ट्रेनिंग पे ध्यान देना है, एग्जिस्टिंग एग्जामिनेशन सिस्टम में ध्यान देना है, अर्ली चाइल्डहुड केयर करना है, रिस्ट्रक्चरिंग द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन। देखो 4 पॉइंट बोला, पहला 4 पॉइंट, हम टीचर्स ट्रेनिंग करें तो ये पॉइंट तो आप भूलोगे नहीं, आप ट्रेनिंग में ऑलरेडी हो। हाँ, इस पॉइंट को क्या करना है। देखो पहले के टाइम पे क्या थे, सोचो कि टीचर्स अगर बीएड नहीं भी करती थी तो दे आर ऑल्सो अलाउड इन स्कूल सिस्टम एंड दे विल टेक क्लासेस, है ना, वो क्लास ले सकते हैं, ऐसा था। बट nowadays it is not possible and it is compulsory for all teachers, they should provide एक्चुअल एजुकेशन टू चिल्ड्रन। सो ये अगर है कि अच्छे से पढ़ाना है, सो वी नीड ए ट्रेनिंग, हमें एक ट्रेनिंग चाहिए। तो उसी ट्रेनिंग को प्रोवाइड किया जाता है किसके बेसिस पे, एनपी के बेसिस पे। एंड ये कब से ध्यान दिया गया था, 1986 से ही ध्यान में रखा गया था कि टीचर्स एजुकेशन में, टीचर्स ट्रेनिंग को हम बहुत ज्यादा ध्यान में रखेंगे एंड उसी के बेसिस पे स्ट्रेंथनिंग करवाया गया, और भी दृढ़ हमने कर दिया कि टीचर्स ट्रेनिंग मस्ट होना चाहिए। वो मे बी DIELD हो, मे बी नियोस से कर लो, ओपन यूनिवर्सिटी से कर लो, डिस्टेंस में कर लो बीएड, मगर मस्ट है, कुछ चीजें सीखना पड़ेगा। एग्जामिनेशन सिस्टम को बहुत ज्यादा चेंजेस नीड था, है ना। एंड उसके साथ अर्ली चाइल्डहुड केयर, अर्ली चाइल्डहुड केयर के लिए आपका क्या है, बालवाड़ी, डे केयर सिस्टम्स एंड आंगनबाड़ी ऑल्सो है। वहाँ पे देखो एक मिलेट डे भी प्रोवाइड किया जाता है, मतलब एक सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया गया नवंबर 10 में, मिलेट डे। तो उसमें खाने पीने के ऊपर हमने ध्यान दिया, कौन सा खाना खाने से अच्छा होगा, क्या होगा, उसके ऊपर पोषण के ऊपर एक दिन बनाया गया। वैसे ही अर्ली चाइल्डहुड केयर के लिए था वो मिशन। देन रिस्ट्रक्चरिंग द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन। तो देखो फ्रेमवर्क जब भी नाम सुन लो ना, एक ढांचा, ठीक है ना, ढांचा का नाम सुन लो, तो ये है आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो उससे पहले नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क कौन आया था, 2005 का। ठीक है, 2005 के बाद और एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आया था, NCFTE, NCFTE, जो कि 2009 को आया था। कब आया, 2009 को, मैं क्लियर कर देती हूँ, 2009 को आया था NCFTE 2009। अभी इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, ये 2009 नहीं लिखा गया, अभी आप समझ लेना ये 2009 ही है।
ओके, फिर अगर कंफ्यूज में आ जाओगे वरना ये 2009 हो गया। तो देखो, नेशनल करिकुलम ये है, नेशनल ये है करिकुलम फ्रेमवर्क टीचर एजुकेशन 2009, ठीक है, 2009। इसके बाद कोई भी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क नहीं आया। अभी रिसेंटली 2022 में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को चेंज किया गया। जो फ्रेमवर्क चल रहा था उसी में ही थोड़ा बहुत चेंजेस लाए गए, एंड इसका जो चेंजेस था वो 2012 से ही सोचा जा रहा था, बट 2022 में आके चेंज किया गया है। तो उसको भी अभी रिसेंटली 1 वीक भी नहीं हुआ है, मॉडिफाई किया गया, एंड वो भी लास्ट दिसंबर और नवंबर में मॉडिफाई करना स्टार्ट किया गया था। तो वो बाद में बढ़ाऊंगी, बस आपको हिंट दे दी, ठीक है। अभी देखो क्या बोला हमने, हमने फ्रेमवर्क को चेंज किया, चाइल्डहुड केयर किया, बच्चों का केयर लिया, एंड प्लस एग्जिस्टिंग एग्जाम सिस्टम एंड टीचर एजुकेशन। अभी अदर इंटेंशंस क्या है देख लो, क्या चाहता है एनईपी हमसे। पहला तो पॉइंट है कि लोगों का इन्वेस्टमेंट रहे एजुकेशन में, लोगों का क्या रहे, इन्वेस्टमेंट रहे। तो इंक्रीजिंग पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन हो गया। देन देखो, सेटिंग अप एनईसी। आप एनईपी तब से पढ़ रहे हो ना, ये एनईसी है, नेशनल एजुकेशन कमीशन, नेशनल एजुकेशन कमीशन, ठीक है, ये बनाना है। देन अभी बोलोगे इंडियन एजुकेशन कमीशन था, ये नेशनल एजुकेशन कमीशन है, सेम टाइप का है ना, सेम टाइप का है, बट यहाँ पे फिर से बनाना है, ये बोलना। देन इंक्रीजिंग फोकस ऑन, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वोकेशनल एंड एडल्ट एजुकेशन, ये तो स्टार्टिंग हो गया जब से 1952 आया है, सेकेंडरी एजुकेशन स्टार्ट हुआ तब से चल रहा है। मतलब महात्मा गांधी जी के पॉइंट से भी हमने इस पे ही जोर दिया है, बट स्पेशली हमने वोकेशनल एजुकेशन के साथ साथ एडल्ट एजुकेशन भी रखा। अभी एडल्ट एजुकेशन डजंट मीन कि सेक्स एजुकेशन है, ये इसका मतलब होता है कि बच्चों को आगे का पढ़ाई करवाना, उसके साथ मे भी कुछ पॉइंट्स में सेक्स एजुकेशन को भी समझाया गया ताकि बीमार ना हो लोग। प्लस वोकेशनल बनाया गया, बच्चों को ट्रेनिंग दिया गया, डिप्लोमा एजुकेशन के लिए बनाया गया, प्लस आईटी सेक्टर्स में काम करने के लिए, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी के साथ काम करने के लिए बनाया गया। ये एडल्ट एजुकेशन था। एंड स्ट्रेंथनिंग द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, अभी बात किया वही पॉइंट आ गया, टेक्नोलॉजी का यूज करना। अभी देखो की रिकमेंडेशंस, मतलब इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस क्या था, एम्स तो जान लिया, ऑब्जेक्टिव्स जान लिया कि ये ऐसा था, उसी चीज को कैसे ये मॉडिफाई करें। जो जो चीजें मैंने अभी आपको बोला वो सारा चीज यहाँ पे मेंशन। पहला हमने क्या पढ़ा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या पढ़ा था, ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अभी बोलोगे हिंदी मीडियम बच्चे कि मैम ये तो इंग्लिश में लिखा गया है, हम क्या करेंगे, आपको जो भी मैंने ट्रांसलेट करके दिया है वो पूरा ही इसका एग्जैक्ट कॉपी है, ट्रांसलेशन बस हुआ है, तो उसको थोड़ा बहुत अगर स्पेलिंग का प्रॉब्लम हो तो चेक कर लेना। बाकी चीज़ें हैं, जब आप हेडिंग्स लिख रहे हो उसको इंग्लिश में लिख दिया करो, अगर नहीं आ रहा हिंदी, उससे आप मार्क अच्छे होंगे, आपका मार्क्स कटेगा नहीं, ठीक है। आज ही मैंने एक स्टूडेंट का मतलब वो भर नहीं पा रही थी, कोई लेडी रिवोल्यूशन के लिए फॉर्म, तो उनको मैंने हेल्प किया, कोई एक मैडम थी, बच्चे ही थे, तो उनको हेल्प किया, तो पता चला कि एक पेपर में उन्होंने सिर्फ 4 मार्क रखा है, आउट ऑफ 40, आउट ऑफ 40 उन्होंने सिर्फ 4 रखा है। ये है कि यूनिवर्सिटी में जब 50,000 कॉपीज एक साथ चेक होंगे, एंड सोच लो 50,000 बच्चों के एक एक पेपर का फिर 50,000 करके सेट है, ठीक है ना, तो चेक होते हैं तब प्रॉब्लम आता है। तो आपको कितना मेहनत करके पढ़ना है ताकि मार्क ना कटे, ठीक है। उसमें अगर हिंदी में कोई बच्चा है, इंग्लिश में बच्चा है एंड लिख नहीं पा रहा है तो उसमें प्रॉब्लम होगा। तो फर्स्ट पॉइंट हमने क्या देखा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अभी अर्ली चाइल्डहुड केयर के बाद देखो राइट टू एजुकेशन एक्ट, अभी मैंने बताया था, करिकुलम फ्रेमवर्क जो चेंज किया गया, स्कूल एग्जाम्स को रिफॉर्म करना है, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोलना है, एंड एक्रीडिटेशन एंड स्ट्रक्चर के साथ प्रॉपर, जैसे नाका होते हैं, एनसीटी होता है, वो अप्रूव करना चाहिए, ग्रेडिंग होना चाहिए, क्रेडिट मिलना चाहिए उसके साथ। एंड नेशनल मिशन, बहुत सारे नेशनल मिशन खुलेंगे जो कि आईटी सेक्टर के साथ एंड डिफरेंट टाइप ऑफ साइंटिफिक टेक्नोलॉजी के साथ चलेगा। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के ऊपर काम किया गया, एजुकेशनल गवर्नेंस बनाएंगे एंड फाइनेंसिंग एजुकेशन, वोकेशनल कोर्सेज एंड 3 लैंग्वेज फार्मूला। इसमें से आधे से ज़्यादा पॉइंट्स ऑलरेडी आपने देखे होंगे 1986 में भी, तो 1986 में भी आपने देखे हैं, इंडियन एजुकेशन कमीशन में भी देखे हैं, राइट। कुछ कुछ पॉइंट्स जो नहीं देखा है उसको बस मॉडिफाई करके आपको लिखना है। तो देख लेते हैं, जितने भी 11 पॉइंट्स है, 11 पॉइंट्स को अभी हम डिटेलली पढ़ेंगे। पहला पॉइंट, एनईपी
अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के लिए एनईपी क्या रिकमेंड करता है कि गाइडलाइंस फॉर पेरेंट्स एंड टीचर्स ऑफ स्टूडेंट्स अप टू द 3 years एज, मतलब गाइडलाइंस बनाया जाएगा कि 3 साल तक के बच्चों के लिए टीचर्स एंड जो भी पेरेंट्स है उनके लिए गाइडलाइंस बनाया जाएगा कि कैसे उनको रखना है, बच्चों को कैसे रखना है, बच्चों को कैसे हैंडल करना है, क्या खाना देना है, रेगुलर उनका ट्रीटमेंट करवाना है, कुछ टीका जो वैक्सीनेशन होता है वो सब प्रोवाइड करना, एंड एजुकेशनल फ्रेमवर्क फॉर स्टूडेंट बिटवीन द एज ऑफ 3 to 8। एंड हमने क्या दिया, एजुकेशनल फ्रेमवर्क दिया, एक छोटा सा हमने एजुकेशनल शिक्षा नीति बनाया या शिक्षा ढांचा बनाया जिसके द्वारा हम 3 से 8 साल के बच्चों को एजुकेशन देंगे। अभी देखो एनईपी टॉक्स क्या टॉक्स करता है, टॉक्स अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज रिकमेंडेशन। अभी एनईपी ने बोला कि ये जितने भी हमने बातचीत किए, जितने भी रिकमेंडेशंस लगाए ना, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सपांड करना पड़ेगा। आपको एक कॉमन वर्ड बोल दें, यहाँ पे ना 2 वर्ड आते हैं जो कॉमन है एंड एवरी कमीशन में उसको आप यूज कर सकते हो। क्या है पता है, एक्सपांडिंग, इम्प्रूविंग, एक्सपांडिंग, इम्प्रूविंग एंड इशू सॉल्विंग। ठीक है, इशू सॉल्विंग, एक्सपांडिंग, इम्प्रूविंग, ये चलता है। एंड उसके साथ क्वालिटेटिव, एक क्वालिटी वर्ड आता है, क्वालिटी आंगनबाड़ी में क्वालिटी बढ़ाना आंगनबाड़ी सिस्टम्स का, को लोकेटिंग दैम विद द प्राइमरी स्कूल्स, मतलब अभी धीरे धीरे क्या होगा ना, ये 2020 का ही है, सोचो इसके ऊपर अभी उड़ीसा में तो बहुत कुछ चल रहा है, बाहर देश नहीं बोलेंगे, बाहर स्टेट्स में भी चल रहा है, बाहर के जो भी राज्य हैं उसमें भी चल रहा है कि उन्होंने क्या किया ना, आंगनबाड़ी को धीरे धीरे स्कूल्स जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, प्ले स्कूल्स हैं, उसके साथ जोड़ने का एक लिया है, मतलब एक स्कीम बनाने को स्टार्ट किया है। अभी हो गया अर्ली चाइल्डहुड केयर जान लिए यहाँ पे। अब बोलोगे मैम 1986 में क्या हुआ था और क्यों हम यहाँ पे कंपैरिजन करें, तो 1986 में सिर्फ बोला गया था कि हमें बच्चों के लिए डे केयर सेंटर्स बनाने हैं और हमें आंगनबाड़ी बनाना है जहाँ पे बच्चे रह सकते हैं, उनका केयर हो सकता है। बट यहाँ पे बताया गया कि हम आंगनबाड़ी बनाएंगे, प्लस हम उसके गाइडलाइंस, ऐसे गाइडलाइंस बनाएंगे जहाँ पे टीचर्स एंड पेरेंट्स लिंक्ड हो, प्लस बच्चों के लिए 3 से 8 साल के बच्चों के लिए हम एजुकेशन सिस्टम भी अच्छा करेंगे, छोटे छोटे बच्चों को भी पढ़ाई करना चाहिए इंटरेस्टिंग वे में, प्ले वे मेथड में, तो उसके माध्यम से पढ़ाया जाएगा। एंड क्वालिटेटिव वे से बच्चों को हम क्या देंगे ना, प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम के साथ आंगनबाड़ी को लिंक करेंगे। तो ये सिस्टम गया आपका अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का। अभी देखो राइट टू एजुकेशन एक्ट में आ जाते हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या बोलता है कि जो आपने राइट टू एजुकेशन एक्ट में क्या देखा था, मैंने इसका फुल फॉर्म बताया आपको, यहाँ पे सिंपल सा शॉर्ट फॉर्म में दिया गया राइट टू एजुकेशन एक्ट, बट एक्चुअल फुल फॉर्म है राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल। कितना एज तक होगा, दैट इज 6 to 14 अंडर द एज ग्रुप और बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14। अंडर द एज ग्रुप बोलने से 14 साल के अंदर और बिटवीन बोलने से 6 से 14 साल। अभी ये हो गया पहला, इन्होंने ध्यान दिया अर्ली चाइल्डहुड पे, सेकंड इन्होंने ध्यान दिया सेकेंडरी एजुकेशन पे, मतलब सेकेंडरी स्कूल्स में। इनका मेन मोटो क्या था पता है, इंक्लूसिव एजुकेशन, ये वर्ड याद रखना। एंड ये फर्स्ट यूनिट में है, आप जहाँ पे राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में डिटेल पढ़ोगे, आपको डिटेल पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब अभी जो राइट टू एजुकेशन का मोटो चल रहा है कि वो चाहते हैं कि बिनीथ द सेम रूफ, एक ही छत के नीचे सारे बच्चे जो भी विकलांग हैं या जो नॉर्मल हैं, जो भी जैसे भी हैं, सबको रखा जाएगा, सबको पढ़ाई किया जाएगा, मतलब पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो दिस विल अलाउ कवरेज ऑफ राइट टू एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन बिटवीन द एजेस 3 to 18। अभी देखो 3 to 18 बोला गया है यहाँ पे क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड को भी हमने घुसा दिया, इसलिए 3 to 18। अदरवाइज कोई भी अगर पर्सन पूछता है कि कितना एज ग्रुप के अंदर राइट टू एजुकेशन एक्ट चलता है, तो दैट इज 6 to 14 स्पेशली, बट 3 to 18 मैंने अभी इसलिए आपको बोला इंक्लूसिव एजुकेशन का, जहाँ पे विकलांग बच्चे भी आके, मतलब ये पूरा इंस्टीट्यूशनल जो पैटर्न चलता है ना, एक पैटर्न में हम लोग पढ़ाना है, कौन से क्लास के बच्चों को हम क्या बोलेंगे, फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल एज, सेकेंडरी, ये जो मैंने टर्म्स यूज़ किया अभी इसको डिटेल पढ़ना है। तो ये जो पैटर्न है, दैट इज करिकुलम पैटर्न है, ये क्या है, 5+3+3+4। तो ये कौन सा पैटर्न है ना, बच्चों को इसी क्लास के रेंज में पढ़ाना है। देखो 5+3+3+4। ठीक है, अभी देख लेते हैं, एक टेबल बना दिया हमने, देखो फटाफट पढ़ने के लिए टेबल बना दिया। ठीक है, कौन सा ईयर है, कौन सा स्टेज है, करिकुलम में कौन से क्लास को लाया जाएगा। अभी देखो 5 साल, अभी एज नहीं बोला गया, ये 5 साल नहीं है, ईयर्स मतलब 5 सालों तक, मतलब यहाँ पे बच्चों का एज मेंशन नहीं है, बच्चों का हमने 5 साल को यूज किया। अगर एक बच्चा 3 साल में एडमिशन लेता है तो 3 से 3, 4, 5, 6, 7, 7 मतलब 3 to 7,
कितने साल हो गए? 5 साल। 5 साल के 5 साल तक के लिए उनको कौन से स्टेज में रखा जाएगा? फाउंडेशनल, जहाँ पे उनका फाउंडेशन बनाया जाएगा। एंड इसमें क्या होता है? 3 इयर्स, पहले का 3 इयर्स मतलब नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी। तो वे क्या हो गया? प्री प्राइमरी, प्री प्राइमरी, प्राइमरी से पहले का स्टेज। ठीक है, अभी देखो 6 7 तो रह गया ना, क्लास 1 क्लास 2, क्लास 1 क्लास 2, तो दैट मीन्स नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, क्लास 1 क्लास 2 हो गया। ये फाउंडेशनल स्टेज हो गया, है ना। अभी देखो 5 साल तो खत्म, 7 साल तक का बच्चा हो गया, है ना। अभी 8 9 10 और भी 3 साल आ गए, है ना। 8 9 10 ईयर्स में काउंट करिएगा, ईयर्स में। एज, बच्चे का एज मैं बता रही हूँ इधर। 8 9 10, अभी 8 9 10 मतलब यहाँ पे बच्चा 3 क्लास में रहेगा, यहाँ पे बच्चा 4 क्लास में रहेगा, यहाँ पे बच्चा 5 क्लास में रहेगा। तो दिस स्टेज इज कॉल्ड द प्रिपैरेटरी स्टेज। प्रिपैरेटरी स्टेज, प्रिपरेशन चल रहा है उसका। पहले फाउंडेशन बनाया, देन प्रिपरेशन दिया, पहले फाउंडेशन बनाया, देन प्रिपरेशन दिया। अभी देखो हो गया ये दो, हाँ खत्म, क्लास 3 to 5। अभी देखो आगे बच्चे मिडिल एज में, और हम बोल सकते हैं मिडिल स्टेज। तो मिडिल स्टेज मतलब बच्चे का एज ऑलरेडी हो गया है कितना? 11 साल स्टार्ट हो गया, 11 12 13, ठीक है ना। तो 6 7 8 खत्म, यहाँ तक का क्लास 6 to 8 हो गया। एंड लास्ट दैट इज द सेकेंडरी। सेकेंडरी कब आ जाएगा? यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? 11 12 13, तो 14 से स्टार्ट करेंगे। 14 15 16 17 14 15 16 17, क्लास 9 क्लास 10 क्लास 11 क्लास 12। ठीक है, 17 साल की उम्र तक बच्चे का सब कुछ हो जाएगा। कहीं कहीं पे 17 18 हो जाता है, इतना ही है। ठीक है, ये पूरा ईयर्स में मैंने बता दिया, एज कितना रहना चाहिए वो भी बता दिया, स्टेज बताया, करिकुलम बताया। फिर से रिवाइज कर लो। 5 + 3 + 3 + 4, 5 + 3 + 3 + 4, फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल, सेकेंडरी, फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल, सेकेंडरी। ओके, चलो अभी स्कूल को रिफॉर्म करते हैं, स्कूल का एग्जामिनेशन सिस्टम में। तो ना रिफॉर्म करने के लिए, बच्चों का प्रोग्रेस देखने के लिए हमें क्या चाहिए? स्कूल में एक्सपीरियंस टीचर्स चाहिए, प्लस एग्जामिनेशन सिस्टम को भी चेंज करना पड़ेगा। सो इट इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड्स करता है? स्टेट सेंसस एग्जाम, स्टेट के अकॉर्डिंग होगा। हाँ, स्टेट जब चाहिएगा, मतलब स्टेट गवर्नमेंट जो भी नीड करता है उसके अकॉर्डिंग एग्जाम्स होगा। तो कौन से क्लास में हम एग्जामिनेशन रखेंगे? 3 5 8। क्या है? 3 5 8। Another important recommendation was the restructuring of the 10th board exam. 10th board exam को हमने क्या किया? चेंज कर दिया। Mainly focus and test only the skills, core concept and higher order thinking and capacities. तो अभी के बेस पे देखो क्या हो गया। अभी बच्चों को फॉर्मेटिव असेसमेंट, सबमिटिव असेसमेंट, ऐसे वे में डिवाइड करके एग्जाम किया जा रहा है, उनके स्किल्स को जानने के लिए कि उनको क्या क्या पता है, उनके कौशल को हमने जाना, उनके कैपेसिटीज, कोर कंसेप्ट को जानने को किया गया है। ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम हो गया, सब्जेक्टिव बेस्ड थोड़ा कम हो गया, तो बच्चों को हम अच्छे मार्क्स से पास करवा रहे हैं। 10th बोर्ड ऐसा रिफॉर्म हो गया। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट, रेगुलेटरी स्ट्रक्चर। अभी तो कुछ ऐसा रेगुलेटरी सिस्टम होना चाहिए जो कि स्कूल्स को, स्कूल बॉडीज को कंट्रोल कर सके, जो यूनिवर्सिटीज बॉडीज को कंट्रोल कर सके, होना चाहिए। तो यहाँ पे दो आ गए। एक है सेटिंग अप ऑफ नेहरा, हम बोल देते हैं, मैं बोलती हूँ नेहरा स्पेलिंग के लिए, एंड इसी से ही क्वेश्चन आता है। इसके और भी पॉइंट्स हैं, मैं शॉर्टकट भी दे दूंगी, हैंड रिटन भी मेरे पास है। इसके रिलेटेड एक आपको बता देती हूँ कि एनपी 2020 के बेसिस पे मैंने पीडीएफ बनाया हुआ है। एनपीई 2020 के बेसिस पे पीडीएफ भी है, एंड आपका वीडियो भी है। ठीक है, वीडियो भी है। तो ये जो आपका वीडियो है, पूरे एनपी का जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस को लेके किया गया है। ठीक है, यहाँ पे 2 के बाद 0 नहीं लिख रहा है। ओके, मैं 2020 बोली, इसके बेसिस पे ऑलमोस्ट 30 to 40 क्वेश्चंस हैं। हाँ, एनपी 2020 मान लेना, ये तो हो जाएगा आपके नोट्स के अकॉर्डिंग, है ना। एनपी 2020 मान लेना, वहाँ पे मैंने बहुत ही शॉर्टकट दिया है, और भी डिटेल्ड बताया है, जो कि सीटेट के बेस्ड होगा, ओटेट के बेस्ड होगा। ठीक है, एंड वहाँ पे एमसीक्यूज भी डिस्कशन कर दिया है, तो उसको पढ़ लेना, आपका जिम्मेदारी है। ठीक है, और डिटेल हो जाए। तो यहाँ पे देखो, इसको जान लो, ये एक रेगुलेटरी बॉडी है, एंड इसको मैं ऐसे ही बोलती हूँ नेहरा। ठीक है, जैसे हो जाता था नेहा, नेहा नाम नहीं है, थोड़ा सा चेंज कर लो, तो ऐसे में बोलोगे नेहरा, नेहरा बोल लो, या फिर NHERA, ये बेस्ट है, NHERA। तो नेशनल हायर एजुकेशन, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी, रेगुलेटरी अथॉरिटी।
एंड और क्या है आपका बताओ, जो आपको पता है नाक, ठीक है ना। एंड नाक क्यों है ना, फ्रॉम यूजीसी इनटू एन ऑटोनोमस एंड इंडिपेंडेंट बॉडी, ये क्या करता है ना, जितने भी यूजीसी के अंदर है ना, उसको ये क्या करता है, सेपरेट करके ऑटोनोमी प्रोवाइड करता है। जैसे कि हम यूनिवर्सिटीज बनाते हैं, कॉलेजेस बनाते हैं, तो कॉलेजेस का अगेन स्ट्रक्चर को देख के, ऑर्गेनाइजेशन को देख के, पढ़ाई कैसे हो रहा है, रिजल्ट्स को देख के, एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर सबको देखते हुए हम नाक टीम क्या करता है, कुछ एक्रेडिटेशन देता है, A+B+B A ऐसा देता है। तो उसी के बेस्ड पे कॉलेज का जो एक, हम जैसे बोलते हैं स्टार मार्किंग, तो वो मिलता है, ठीक है। तो नाक आ गया एंड नहरा आ गया, इंपॉर्टेंट है। अभी देखो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, रिसर्च फाउंडेशन के लिए क्या चाहिए, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, पूरा तो डायरेक्ट लिख दिया। NRF नेशनल रिसर्च फाउंडेशन क्या है ना, ये जो भी बच्चे रिसर्च करने के लिए आएंगे उनके लिए हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। जैसे कि उनको फंडिंग प्रोवाइड करना, उनका कैपेसिटी बिल्ड करना, मतलब क्वालिटेटिव रिसर्च होना चाहिए। हमारा कंट्री का कुछ भी इन्वेंशन होगा, हम कुछ रिसर्च करेंगे, PhD वर्क करेंगे या फिर फेलोशिप बनेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या मिलेगा, फंड्स मिलेगा और स्कॉलरशिप स्टाइपेंड जो भी बोल सकते हो वो प्रोवाइड करेगा कौन, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। अभी देखो एजुकेशनल गवर्नेंस, यहाँ पे मैं कुछ कुछ नाम बताऊंगी आपको। तो NEP रिकमेंडेड एस्टैब्लिशिंग एन एपेक्स बॉडी, अभी देखो सबसे ऊपर का कुछ तो बॉडी होना चाहिए ना, जो एजुकेशनल सिस्टम को हेड करे या फिर उसको कंट्रोल में रखे। तो प्राइम मिनिस्टर के अंडर पे, प्राइम मिनिस्टर तो हम पता ही है ना, तो उनके अंडर मतलब उनके थ्रू क्या आया, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग आया। कौन आया, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, और दैट इज कॉल्ड नेशनल एजुकेशन कमीशन, जिसका बात हमने पहले ही बोल दिया। अभी देखो इट ऑल्सो सजेस्टेड द चेंजिंग द नेम ऑफ मिनिस्ट्री, इसी ने ही बोला, मतलब आपके जो प्राइम मिनिस्टर जी ने क्या किया ना, पहले तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग बना दिया, है ना। एंड इसी पे ही मेंशन किया गया कि ये नेशनल एजुकेशन कमीशन है। एंड हम चाहते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड रिसोर्स डेवलपमेंट ओनली लोगों के हेल्थ के ऊपर काम ना करे या रिसोर्सेज के ऊपर काम ना करे, एजुकेशन भी एक रिसोर्सेस है, तो हम इसका नाम चेंज कर रहे हैं, क्या हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अभी देखो फाइनेंसिंग एजुकेशन आया, सो डबलिंग द पब्लिक इन्वेस्टमेंट, हम जो भी लोगों का इन्वेस्टमेंट है उसको हम क्या करेंगे, डबल अप करेंगे। क्या होगा, NEP 2020 insisted on the expenditure ऑफ 6% ऑफ द GDP ऑन एजुकेशन, मतलब पहले का जो GDP था कि हम एजुकेशन पे कितना खर्चा कर रहे थे, तो एजुकेशन पे खर्चा मिनिमम वो हो रहा था कि 2% और 3%, तो उसको डबल अप किया गया उस खर्चे को, एंड 6% GDP बनाया गया। एंड उसके साथ और भी देखो, एक है 6% GDP ऑन एजुकेशन, और एक होगा 10% ऑफ टोटल पब्लिक एक्सपेंडिचर टू 20% इन द नेक्स्ट डिकेड वाज रिकमेंडेड। मतलब जितना हम लोगों के लिए, जितने भी पब्लिक है उसके ऊपर, सपोज हम लोग गवर्नमेंट है एंड हम खर्चा करना चाहते हैं एजुकेशनल पर्पस पे, कुछ खर्चा करना चाहते हैं, प्लस पब्लिक का जो एक्सपेंडिचर है उस पर हम खर्चा कर रहे हैं और उसके लिए कुछ खर्चा करें, तो वो 10% था ऑल टोटल। उसको कमिंग ईयर में हमें एंड 10% जो हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं सारे लोगों के लिए, वो बढ़ा के 20% किया जाएगा कमिंग टाइम में। तो कमिंग टाइम क्या है, 2030 तक, 2030 का पीरियड है, 2030 तक ये सब होने वाला है, 2030 से लेके 2035 मतलब ईयर बोला गया, ठीक है। अभी देखो नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, अभी देखो जितने भी लोग हैं, है ना, वो किसके बेस्ड चल रहे हैं, हम लोग किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं बताओ, तो दैट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो NEP सजेस्टेड दैट सेटिंग अप एन ऑटोनोमस बॉडी, ऐसा बॉडी क्रिएट करेंगे जो कि एजुकेशन तो चल रहा है उसके साथ टेक्नोलॉजी एंड उसके डेवलपमेंट पे वर्क करे, टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट पे वर्क करे। तो NEP क्या कर रहा है, इस पॉइंट में भी कुछ तो करेगा, तो दैट इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम, है ना। फोरम बना दिया, जैसे हब होते हैं ना, हब और सेंटर, वैसे एक फोरम बना दिया जिसके थ्रू देखो हर एक जगह पे बन रहा है। NHERA वो क्या किया ना, वो हायर एजुकेशन सिस्टम में डेवलप करने के लिए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी जैसा आया, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी बना। नाक ने क्या किया ना, UGC से लेके सारे बॉडीज को, जो भी कॉलेजेस हैं उसको सेपरेट सेपरेट एक ऑटोनोमी दे दिया। फिर क्या बना ना, नेशनल फाउंडेशन, सॉरी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बना, जहाँ पे हम रिसर्च करेंगे तो हमें फंड मिलेगा, हमें सपोर्ट मिलेगा नेशन से। फिर क्या बना ना, टेक्नोलॉजी के लिए हमारे नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम बना। अभी तक जितने भी पॉलिसीज पढ़े थे, क्या इतने सारे चेंजेस आए थे, नहीं आए, इतने सारे फोरम बने, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड
रिसोर्स डेवलपमेंट जो था उसका नाम भी बदल गया, है ना? सारी चीज़ों में चेंजेस किया गया। देन द रिकमेंडेड ऑटोनमस बॉडी वुड बी एडमिनिस्ट्रेड अंडर दिस मिशन। जो भी मिशन हम चला रहे हैं उसके अंडर ये सारे वर्क होंगे, एंड इट विल आल्सो इंक्लूड, देखो ये चीज़ है, इसका इंपॉर्टेंट चीज़, अभी तक के अंदर टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ नहीं हुआ था, तो इसमें बात किया गया वर्चुअल लैबोरेटरीज का। जितने भी लैबोरेटरीज होते हैं ना, तो वो लैबोरेटरीज के ऊपर रिमोट एक्सेस, मतलब क्या है, गांव एरिया में तो हम लेबोरेटरी को ओपन नहीं कर सकते, वहाँ पे लेबोरेटरी में क्या काम कर सकते हैं लोग, नहीं कर सकते, तो उस वजह से वहाँ तक पहुँचा नहीं सकते इतने फैसिलिटीज़ को, इसलिए रिमोट एरियाज में जहाँ पे नहीं जा सकता, टेक्नोलॉजी के यूज से हम वर्चुअल क्लासरूम प्रोवाइड करके उनको सिखाएंगे, एंड इट विल ऑल्सो इंक्लूड द वर्चुअल लेबोरेटरीज। हो गया। अभी देखो वोकेशनल कोर्सेज, मैंने आपको बोला क्या कि वोकेशनल एजुकेशन का बहुत ही ज़्यादा रोल है, तो ये कौन से क्लास में होगा ना, हमारे सेकेंडरी लेवल में होगा, तो क्लास 9 से 12 के बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन दिया जाएगा, मतलब एटलीस्ट वन स्किल के ऊपर उनको सिखाया जाएगा। स्कूल शुड बिल्ड एक्सपर्ट करिकुलम डिलीवरी मेथड, मतलब आपको एक्सपर्ट बनाया जाएगा, ठीक है, स्कूल के पीरियड से ही आपको एक्सपर्ट बनाया जाएगा ताकि आप नेशनल स्किल्स को सीख सको। देन देखो क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, ये है आपका नेशनल सिस्टम ऑफ क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। ये आपके वोकेशनल जो कोर्सेज करोगे, जैसे कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जाना है, तो वोकेशनल कोर्सेज आप लेना चाहते हो, तो आपको इंटीग्रेटेड अंडर ग्रेजुएट एजुकेशनल प्रोग्राम्स मिलेंगे, अंडर ग्रेजुएट, ठीक है, इसको जोड़ के अंडर ग्रेजुएट एजुकेशनल प्रोग्राम्स बनाइए। अभी देखो लास्ट आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पॉइंट में पूरे एंड तक आ रहे हैं। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इज द लास्ट वन। तो ये क्या है ना, ये रिकमेंड करता है 3 लैंग्वेज फार्मूला। दैट मीन्स द 3 लैंग्वेज फार्मूला स्टेट्स दैट स्टेट गवर्नमेंट शुड अडॉप्ट एंड इम्प्लीमेंट द स्टडी ऑफ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज मतलब क्या हो गया, जैसे कि हम प्रिफरेबल होते हैं साउदर्न पार्ट में जो लैंग्वेज है, साउदर्न मतलब आपके हो गए केरला, कर्नाटका, ये सारे एरियाज के, तमिलनाडु, ये हो गए, तो सोचो वहाँ पे क्या यूज़ होगा, उनके स्टेट के रीजनल लैंग्वेज यूज़ होंगे, एंड इंग्लिश में वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, उसके यूज़ करेंगे, एंड कुछ कुछ जगह पे जो नॉर्मल है हिंदी हम यूज़ करेंगे। सो हिंदी स्पीकिंग एरियाज में हिंदी रहेगा, इंग्लिश रहेगा, एंड उनके मदर टंग जो भी फोक लैंग्वेज है उसको भी पढ़ा सकते हो, अदरवाइज वो जो लेना चाहे संस्कृत भी हो सकता है, एंड जहाँ पे नॉन हिंदी स्पीकिंग एरियाज है वहाँ पे उनके रीजनल लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी रहेगा, ठीक है। अभी देखो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019 जो आया, मतलब 2019 मतलब 20 में सबमिट, सॉरी 2017 से स्टार्ट हुआ, 19 में सबमिट हुआ, बट वर्किंग हुआ 2020 में, इसलिए हमने 2020 नाम दिया। तो यहाँ पे देख लो द रिपोर्ट, इसमें भी डिमेरिट्स है, पता है। द रिपोर्ट फेल्स टू एड्रेस एंड इनकॉर्पोरेट आइडियाज बेस्ड ऑन कंटेम्प्रेरी ग्लोबल थिंकिंग। इसने किस चीज पे ध्यान दिया है सबसे ज्यादा ना, इसने जो पॉइंट्स पहले हो नहीं सका, पहले पॉलिसीज में कर नहीं पाया, उस चीज पे ध्यान दिया है। कंटेम्प्रेरी मतलब जो पहले से चला आ रहा है, टेम्पोररी नहीं है, पहले से जो हिस्ट्री बन चुका है, उस पॉइंट को ध्यान रखते हुए, ग्लोबल थिंकिंग को रिलेट करते हुए, क्रिएटिविटी को एंड क्रिटिकल थिंकिंग को इसने क्या किया, कॉम्पिटिटिव वे में आगे बढ़ाया, ठीक है। डिलीवरिंग द चेंजेस प्रपोज रिलेटेड टू आंगनबाड़ी, आंगनबाड़ी के साथ इसने चेंजेस किया, इसलिए अर्ली चाइल्डहुड केयर के साथ बच्चों को स्कूलिंग मिल सके। The proposition of the volunteer teachers, peer tutoring, and rationalization of the system of education sharing of resources do not seem like long-term solution. तो इसने क्या किया कि volunteer teachers रखा, peer tutoring मतलब आप लोग अपने एज ग्रुप के अंदर पढ़ाई करोगे, ठीक है, एक दूसरे के साथ मिलजुल के पढ़ाई कर लोगे, तो दैट इज वन काइंड ऑफ कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव लर्निंग। रैशनलाइजेशन, सारे रेशस को एक साथ पढ़ाना, एक जैसा पढ़ाना, ये सारे सिस्टम में जो चल रहे थे उसमें लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं आया। लैक ऑफ क्लैरिटी, गवर्नमेंट जितने भी स्ट्रेटजीज ओपन कर लिए, जस्ट लाइक पब्लिक सेक्टर्स में म्यूनसिपल स्कूल्स खोल दिए, गवर्नमेंट स्कूल्स, स्टेट रन इंस्टीट्यूशंस खुल गया, केंद्रीय विद्यालय खुल गया, बट उसके वर्क नहीं हो पाए प्रॉपरली। एंड लास्टली, ये पूरा लास्ट पॉइंट है, देख लो, द क्रिएशन ऑफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये बार बार आप लोग अभी भी जो भी एग्जाम दोगे ना उसमें सुनोगे, इसको जेनरेट किया गया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि एग्जाम को रिफॉर्म करने के लिए है, ठीक है, नेशनल बोला गया मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। एंड इसमें कौन कौन रहेगा, एक्सपर्ट्स रहेंगे, प्रीमियर रहेंगे, ऑटोनोमस टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस रहेंगे, जो कि बॉडीज हैं, हम ऑटोनोमी बॉडी बोल सकते हैं, जो एग्जामिनेशन लेते हैं और एडमिशन के लिए हेल्प करते हैं, है ना। आप अगर हायर एजुकेशन की जाओगे फेलोशिप देंगे आपके। रियलिटी में ये जो चीज़ें चल रही थी ना, इसमें बहुत सारे पैसे खर्चे हो रहे थे यूनिवर्सिटीज़ में, बहुत सारे डिपार्टमेंट खोलने हैं, एडमिशन के बाद एडमिशन लेना है, तो ये सब में प्रॉब्लम आया। तो ये सारा जो चीज़ था, ये सब कुछ अच्छा करके जा रहा है, बट बहुत ज़्यादा फंड का ज़रूरत पड़ा,
ठीक है, फंड्स में भी उतना ही ज़्यादा लैकिंग चल रही है, इसलिए डबल डब किया गया सारी चीज़ों को। इवन जिस पॉइंट पे हमें सेविंग करना चाहिए, उस पॉइंट को भी इन्होंने क्या किया, यूटिलाइज़ करने को ट्राई किया। तो जो गवर्नमेंटल फंड्स हैं, उसको भी मल्टीपल पर्पज़ में फिर इसमें यूज़ किया जा रहा है, उसी से ही अगेन बेनिफिट्स लेने के लिए। तो ये पूरा आपका एनपीई का कंसेप्ट